Assalamu alaikum everyone. Today I'm gonna discuss a very important topic of molecular biology, that is the ara-operon. So what is ara-operon? Here the ara is derived from arabinose, that is 5-carbon sugar, और ओपिरोन हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स. ठीक है, ये जीन्स का ग्रुप होता है जो फंक्शनली रिलेटेड होते हैं और उनको कंट्रोल करता है एक शेयर्ड ऑपरेटर, एक कॉमन ऑपरेटर इनको कंट्रोल करता है इन जीन्स को. ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओपिरोन. अब जो हमारे पास आरा ओपिरोन है ये कैटाबोलाइट रिप्रेसिबल ओपिरोन है. मतलब ये ऐसा ओपिरोन है जिसकी रेगुलेशन डिपेंड करती है इसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर. फर्ज करें हमने बैक्टीरियल सेल को एक ऐसे मीडियम में रखा है जहाँ पर अरेबिनोज शुगर भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज शुगर भी प्रेजेंट है. अब हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है वो प्रीफर करेगा कि वो ग्लूकोज को एज ए प्राइमरी एनर्जी सोर्स यूटिलाइज़ करे और जो अरेबिनोज है इसको यूज़ ना करे या इसको यूटिलाइज़ ना करे. तो इस कंडीशन में हमारे पास जो आरा ओपिरोन है इसकी रेगुलेशन क्या हो जाएगी, रिप्रेस हो जाएगी. लेकिन अगर हम बैक्टीरियल सेल को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है और वो अरेबिनोज को ही सिर्फ यूटिलाइज़ कर सकता है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, जो आरा ओपिरोन है ये इसकी रेगुलेशन प्रोमोट हो जाएगी. ठीक है, तो इस कंडीशन में आपने देखा है कि जो हमारे पास रेगुलेशन है वो डिपेंड कर रही है उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में मौजूद सब्सटेंसेस पर जिनको वो एनर्जी सोर्स के लिए यूटिलाइज़ करता है. ठीक है, दूसरा हमारे पास है दी आरा ओपिरोन ऑफ ई कोलाई कोड्स फॉर एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू मेटाबोलाइज शुगर अरेबिनोज. जो आरा ओपिरोन है ये कोड करेगा उन एंजाइम्स को जो कि अरेबिनोज शुगर की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं. आरा ओपिरोन को हम आरा बैड ओपिरोन भी बोलते हैं और एल अरेबिनोज ओपिरोन भी बोलते हैं. अब हमारे पास जो आरा ओपिरोन है इसके पास जीन्स होते हैं, कुछ रेगुलेटरी जीन्स होते हैं, ऑपरेटर होता है, मोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. ये भी आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं जो इसके पास स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं. इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, बी, ए और डी. जो हमारे पास आरा बी जीन है ये किसको प्रोड्यूस करेगा, राइबोलोकाइनेज को. और जो आरा ए जीन है ये बनाएगा आइसोमेरेज एंजाइम को और जो आरा डी है ये सिंथेसाइज करेगा एपिमेरेज को. दीज जीन्स आर कलेक्टिवली नाउन एज आरा बैड विच इनकोड 3 मेटाबॉलिक एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एल अरेबिनोज इनटू डी ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट. अब कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास तीनों जीन्स हैं ये उन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेंगे जो एल अरेबिनोज की कन्वर्जन के लिए ज़रूरी हैं. अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें आप देखें सबसे पहले हमारे पास है आरा सी जीन. ठीक है, ये हमारे पास आरा कंट्रोल प्रोटीन बनाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर O2 और O1 और हमारे पास ये जो आरा आई, ये दोनों ऑपरेटर और ये आरा आई, ये तीनों हमारे पास क्या है, कंट्रोल साइट्स. और जो आरा PC है ये हमारे पास है कैप बाइंडिंग साइट. ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रोमोटर आरा पी बैड. ठीक है, जो कि इन तीनों जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनके प्रोमोटर के तौर पर काम करता है. और ये हमारे पास तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, इनकी क्या क्या ये सिंथेसाइज करती हैं हम पहले देख चुके हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारे पास आरा ओपिरोन है ये लैक ओपिरोन से डिफरेंट कैसे है. ठीक है, तो जो हमने लैक ओपिरोन देखा था उसमें एक तो हमारे पास इनहिबिटर होता है, दूसरा प्रोमोटर और फिर ऑपरेटर होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं. ठीक है, जी, वाई और ए. अब यहाँ पर देखें आपके हमारे पास जो लैक ओपिरोन है और जो आरा ओपिरोन है इन दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है. हमारे पास जो आरा ओपिरोन है इसके पास 2 ऑपरेटर होते हैं, आरा O1 और आरा O2. जो आरा O1 है ये रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल जीन की ट्रांसक्रिप्शन करनी है हमारे पास आरा O1 ने. और जो हमारे पास आरा O2 है, पहले तो हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है. आरा O2 इज़ लोकेटेड फार अपस्ट्रीम ऑफ प्रोमोटर पी बैड. हमारे पास ये प्रोमोटर है पी बैड. ठीक है, इसके अपस्ट्रीम में है ये हमारे पास आरा O2. ठीक है, इसने क्या करना है, अब इसकी जो पोजीशन है वो होती है -265 से -294. ठीक है, अब इसका क्या काम है, इसलिए भी हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको स्टिमुलेट करना होता है और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इसकी ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल में है आरा O2 के. ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कैप बाइंडिंग साइट. ये हमारे पास है कैप बाइंडिंग साइट. ठीक है, ये
हमारे पास जो आरा प्रोमोटर है और जो हमारे पास कैप बाइंडिंग साइट है, ये इन दोनों का डिस्टेंस होता है 200 बेस पेयर्स का। 200 बेस पेयर के डिस्टेंस पर ये दोनों मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास कैप बाइंडिंग साइट है, ये भी ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट करती है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है आरा सी प्रोटीन, जो कि आरा सी जीन बनाता है। आरा सी जीन आरा कंट्रोल प्रोटीन को बनाता है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव जीन रेगुलेशन के कंट्रोल में हेल्प करती है। अब हमने देखा है कि जो हमारे पास ROO2 ऑपरेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे पास ऑपरेटर इतने डिस्टेंस पर मौजूद है ये दोनों, तो ये कैसे इसकी ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको एक्सप्लेन किया था, हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट लोबल और रॉबर्ट श्लीव ने। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया और हमें बताया कि ये कैसे जो ऑपरेटर है वो इन स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है। ROO2 control the transcription from a promoter over 250 base pair downstream। अब हमारे पास ये आप रफ स्केच देखें, हमारे पास ये है ROO2 और ये हमारे पास है स्ट्रक्चरल जीन्स का प्रोमोटर। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 250 बेस पेयर्स का। इतने बेस पेयर्स का डिस्टेंस है, तो ये जो ROO2 है वो इन स्ट्रक्चरल जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये जो इसके दरमियान रिमोट साइट्स हैं ऑपरेटर और प्रोमोटर, इन दोनों के दरमियान जो DNA का फ्रेगमेंट है वो लूप आउट हो जाता है। The most reasonable explanation is that the DNA in between these remote sites, the operator and the promoter loops out। अब हम इसकी डायग्राम से देखते हैं कि ये कैसे लूपिंग करता है हमारे पास DNA। ये आप डायग्राम देखें, इसमें 3 डोमेन्स हैं। एक हमारे पास वो लोकेशन या पोजीशन है जहाँ पर प्रोटीन ने आकर अटैच होना है, ठीक है। दूसरी हमारे पास प्रोटीन की डोमेन है जो कि DNA के साथ अटैच होती है। और तीसरी हमारे पास प्रोटीन के अंदर ही वो डोमेन है जो कि दूसरी प्रोटीन की डोमेन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। अब ये हमारे पास था कि DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके साथ प्रोटीन आकर अटैच हो गई। ये हमारे पास ऑपरेटर है और ये है प्रोमोटर। इन दोनों रिमोट साइट्स के दरमियान ये जो DNA का फ्रेगमेंट है ये क्या करेगा, लूप आउट हो जाएगा। ये आप नीचे देखें, ये इसने कर लिया लूपिंग, ठीक है। और ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ कर गई हैं बाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि ये सिंपल मॉडल है कि DNA लूपिंग कैसे करता है। अब DNA लूपिंग के लिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास है कि ये प्रोटीन आके बाइंड करें, और दूसरा ये कि ये जो दोनों प्रोटीन्स यहाँ पर बाइंड किए हैं ये DNA के सेम फेज पर मौजूद हैं। ये आप दूसरी डायग्राम देखें, इसमें हमारे पास प्रोटीन जो है वो DNA के एक फेज पे है और जो दूसरी डायरेक्शन में है। अब इसमें लूपिंग तो होगी, लेकिन जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बाइंडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो DNA है वो लूप तो बना सकता है लेकिन DNA ट्विस्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमारे पास इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर देखें, प्रोटीन फर्स्ट बाइंड टू द 2 रिमोट बाइंडिंग साइट्स। प्रोटीन सबसे पहले बाइंडिंग साइट पर अटैच होती हैं आके, देन दीज प्रोटीन्स इंटरेक्ट टू कॉज द DNA लूपिंग। फिर ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं और DNA की लूपिंग हो जाती है। फर्स्ट कंडीशन थी जिसमें हमारे पास दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो सेम फेज पर आकर बाइंड होती हैं। 2 प्रोटीन्स विद DNA बाइंडिंग डोमेन्स, मतलब जो येलो कलर में आपको शो किया वो DNA बाइंडिंग डोमेन्स हैं, एंड प्रोटीन इंटरेक्शन डोमेन्स जो कि ब्लू कलर में शो की हुई हैं। बाइंड टू साइड्स जो कि रेड कलर में है, किस साइड पर बाइंड करेंगे, जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही है, ऑन सेम फेस, एक ही डायरेक्शन में होंगी, ऑफ DNA डबल हेलिक्स। दीज प्रोटीन्स कैन इंटरेक्ट बिकॉज इंटरवेनिंग DNA कैन लूप आउट विदाउट ट्विस्टिंग। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो DNA है वो लूप बना लेगा क्योंकि दोनों प्रोटीन्स सेम फेस पर अटैच हुई हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास है जिसमें 2 प्रोटीन्स बाइंड टू ऑपोजिट साइड। दोनों प्रोटीन्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर आकर बाइंड होती हैं। दीज प्रोटीन्स कैन नॉट इंटरेक्ट। ये प्रोटीन्स इंटरेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास DNA इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो ट्विस्टिंग को परफॉर्म कर सके। मतलब ये कि ये हमारे पास जो DNA है इसकी इस साइड पर प्रोटीन है, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, ट्विस्टिंग नहीं कर सकता। तो ये था हमारे पास कि DNA के अंदर लूपिंग कैसे होती है और प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। अब जो हमने DNA लूपिंग का मॉडल देखा है उसमें फ्लॉज थे। अब उस मॉडल के मुताबिक तो ये था कि जो
हमारे पास डीएनए लूपिंग के लिए जो प्रोटीन्स होती हैं वो आकर बाइंड हो जाती हैं रिमोट साइट्स पर, जो कि हमारे ऑपरेटर और प्रोमोटर हैं। फिर ये प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और डीएनए लूप बना लेता है। लेकिन जो रॉबर्ट लोबल और रॉबर्ट शरीफ, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कंडीशंस ऐसी नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो लूपिंग के लिए ज़रूरी है। अब उन्होंने आरआरसी प्रोटीन का रोल जो है वो बताया कि लूपिंग में आरआरसी प्रोटीन क्या रोल प्ले करता है। Lobel and Shalif found that the ARA control protein, which act as a positive and negative regulator, has 3 बाइंडिंग साइट। उन्होंने कहा कि जो आरआरसी प्रोटीन है उसके पास 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एक तो वो हमारे पास ARA-O2 के साथ तो बाइंड करती ही है, जैसे आप यहाँ पर देखें, हमारे पास ये आरआरसी जीन है, इसने बनानी है आरआरसी प्रोटीन। अब वो बाइंड करती है ARA-O2 के साथ। ARA-O2 के साथ बाइंड करने के साथ साथ वो प्रोटीन ARA-O1 और ARA-I इन दोनों साइट्स के साथ भी बाइंड कर सकती है, क्योंकि आरआरसी प्रोटीन के पास 3 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास आरा ओपिरोन है, इसी को हम आरा सी बैड ओपिरोन भी कहते हैं। अब आरा सी बैड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, इसके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन बी, ए और डी हैं, और तीसरा इसके पास जो कंट्रोल जीन है आरा सी, इस वजह से इसे हम आरा सी बैड भी बोलते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये तो उन एंजाइम्स को सिंथेसाइज करेंगे जो कि अरेबिनोज की मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं, और जो हमारे पास आरा सी जीन है, ये आरा सी प्रोटीन को बनाएगा जो जीन रेगुलेशन है उसको कंट्रोल करता है। अब हमारे पास 2 कंडीशंस हैं, एक वो जिसमें अरेबिनोज प्रेजेंट होगा और दूसरी कंडीशन वो है जिसमें अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं होगा। फ़र्ज़ करें हमारे मीडियम में अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं है, तो वो एंजाइम्स जिन्होंने अरेबिनोज की मेटाबॉलिज्म करवानी है, उन एंजाइम्स की भी ज़रूरत नहीं है। और वो एंजाइम कौन तैयार करवाता है? आरा बैड जीन्स। तो हमें आरा बैड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास आरा सी प्रोटीन है, जो कि आरा सी जीन ने बनाई है, वो नेगेटिव कंट्रोल शो करेगी। कैसे नेगेटिव कंट्रोल शो करेगी? ये बाइंड हो जाएगी, जो हमारे पास प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएगी ARA-O2 साइट पर और ARA-I1 साइट पर। मतलब ये जो हमारे पास आरा सी जीन है, ये आरा सी प्रोटीन को जो बनाएगा, वो आरा सी प्रोटीन बाइंड हो जाएगी O2 साइट पर और ARA-I1 साइट पर बाइंड हो जाएगी। जब ये बाइंडिंग कर लेगी तो हमारे पास लूप बन जाएगा और हमारे पास जो आरा बैड प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवाएगी। इसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब ये हमारे पास डायग्राम है नेगेटिव कंट्रोल की। इसमें आप देखें, ये हमारे पास आरा सी प्रोटीन है, ये O2 के साथ और I1 के साथ बाइंड कर गई है और डीएनए के फ्रेगमेंट ने लूपिंग कर लिया है। अब इस कंडीशन में हमारे पास जो आरा पी बैड प्रोमोटर साइट है, हमारे पास आरा बैड जीन्स की, इस प्रोमोटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं हो पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगी और आरा बैड जीन्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी नहीं बनेंगी। ठीक है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन वो है जिसके अंदर हमारे पास मीडियम में अरेबिनोज प्रेजेंट है। अगर अरेबिनोज प्रेजेंट है तो अरेबिनोज क्या करेगा? आरा सी प्रोटीन के साथ बाइंड करके उसकी शेप को कर देगा चेंज। अब जब उसकी शेप चेंज होगी तो वो ARA-O2 के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन ARA-I1 और ARA-I2 साइट्स में ये एज ए डाइमर अटैच हो जाएगा। ठीक है। जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास जो लूप है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ARA-O2 के साथ अटैच नहीं हुआ। अब लूपिंग तो नहीं हुई, लेकिन जो हमारे पास CAMP कॉम्प्लेक्स होगा वो अटैच हो जाएगा प्रोमोटर के साथ, और हमारे पास ये जो आरा प्रोमोटर बैड है यहाँ पर अटैच हो जाएगा आके आरएनए पॉलीमरेज। जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ अटैच हो जाएगा तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास आरा बैड जीन्स की प्रोडक्ट हैं वो भी बनेंगी और अरेबिनोज की वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगी। अब ये देखें, दिस ओपन्स अप प्रोमोटर टू बाइंड विद आरएनए पॉलीमरेज इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है लेकिन हमारे पास अरेबिनोज प्रेजेंट है तो कैप CAMP जो है वो हाई कंसनट्रेशन में होगा और वो कैप बाइंडिंग साइट को क्या करेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। ये हमारे पास जो कैप बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये है कैप AMP कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर, जो कि स्टिमुलेट कर देगा पॉलीमरेज को कि वो प्रोमोटर के साथ जाकर बाइंड हो जाए और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कर दे। तो ये तो हमारे पास थी 2 कंडीशंस, एक था नेगेटिव कंट्रोल और दूसरा था पॉजिटिव कंट्रोल।
तो अभी तक हमने ये देखा कि जो हमारे पास डीएनए का फ्रेगमेंट है वो लूपिंग करता है। अगर अरेबिनोज प्रेजेंट होगी तो हमारे पास लूपिंग नहीं होगी, और अगर अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारे पास लूपिंग होती है। तो अब हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, लोबल और श्लीव, इन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया। उन्होंने इस मकसद के लिए क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया, जो कि हमारे पास एक बायोलॉजिकल मेथड है। अब इन्होंने क्या किया, लोबल एंड शलीव यूज्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस टू शो डैट आरआरसी कैन कोज लूप फॉर्मेशन। जो हमारे पास आरआरसी प्रोटीन है वो क्या करती है, लूप फॉर्मेशन करती है, जबकि अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं होगी। उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड ए स्मॉल 404 बेस पेयर सुपर क्वाइल्ड सर्कल ऑफ डीएनए कॉल्ड मिनी सर्कल। उन्होंने एक छोटा डीएनए का फ्रेगमेंट लिया जिसके अंदर 404 बेस पेयर्स मौजूद थी, और उनके अंदर ARA-O2 और ARA-I साइट्स भी मौजूद थी। ठीक है, देन दे एडेड RRC and measured looping by taking advantage of the fact that looped supercoiled DNAs have a high electrophoretic mobility than the same DNA that are unlooped। उन्होंने देखा कि जब हमारे पास जब उन्होंने डीएनए का फ्रेगमेंट ले लिया ना, जिसके पास 404 बेस पेयर्स थी, उसके अंदर ARA-O2 और ARA-I साइट्स भी मौजूद थी, फिर उन्होंने उसके अंदर ARA-C प्रोटीन को ऐड कर दिया। अब ARA-C प्रोटीन जो थी वो किसके साथ बाइंड करती है, O2 के साथ, और ARA-I के साथ बाइंड करती है और लूपिंग स्टार्ट करती है। अब जब ARA-C ऐड कर दी गई तो लूपिंग भी स्टार्ट होगी। फिर उन्होंने देखा कि जो लूप्ड डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी थी ज़्यादा, और वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स जिनके अंदर लूपिंग नहीं हुई थी वो अनलूप्ड थे, उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी थी लो। एडिशन ऑफ RRC कोज अपीयरेंस ऑफ न्यू हाई मोबिलिटी बैंड, मतलब जो हमारे पास जिनकी लूपिंग हो गई वो जल्दी से मूव करने लगे और उनका एक अलग से बैंड बन गया। डैट कोरस्पॉन्ड्स टू द लूप मिनी सर्कल। अब वो जो हमारे पास बैंड बना वो किसके कोरस्पॉन्ड था, मतलब वो डिफाइन करता था कि यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो लूप्ड कंडीशन में है। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमारे पास लूप बन गया है उसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है। अब हमारे पास बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है जो उन्हीं दो साइंटिस्ट लोबल और शलीव ने किया, ये देखने के लिए कि जो हमारे पास लूपिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। हम ये चीज़ तो पहले देख चुके हैं कि लूपिंग होती है RRC प्रोटीन की वजह से, वो ARA-O2 और ARA-I साइट पर आकर बाइंड होती है और हमारे पास लूपिंग हो जाती है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीएनए के 3 फ्रेगमेंट्स लिए। ठीक है, अब उन 3 फ्रेगमेंट्स में कौन कौन से थे, एक तो उन्होंने वाइल्ड टाइप सर्कुलर डीएनए लिया। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या लिया, डीएनए विद म्यूटेंट ARA-O2 साइट, डीएनए का फ्रेगमेंट लिया जिसकी उन्होंने ARA-O2 साइट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया या म्यूटेट कर दिया, और तीसरी उन्होंने ली ARA-I1 साइट जिसके अंदर उन्होंने म्यूटेट कर दी। फिर उन्होंने RRC ऐड की, प्रोटीन लूपिंग हो गई। ठीक है, इन तीनों के अंदर लूपिंग तो हो गई, लेकिन जो हमारे पास वाइल्ड टाइप सर्कुलर डीएनए था इसके अंदर जो लूपिंग हुई थी, लूप्ड डीएनए चेंज हो गया अनलूप्ड कंडीशन में, और इस कंडीशन में इसको ये मतलब इसका डिके होने में इसको 90 मिनट्स लगे। ठीक है, मतलब जो लूप्ड डीएनए था वो अनलूप्ड हो गया अबाउट 90 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि जिसका डिसोसिएशन का हाफ लाइफ था वो था ऑलमोस्ट 90 या 100 मिनट्स। ठीक है, अब जो मेरे पास दूसरा डीएनए का फ्रेगमेंट था इसके अंदर लूप्ड डीएनए अनलूप्ड में चेंज हो गया सिर्फ 1 मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में जो हमारे पास लूपिंग थी वो चेंज हो गई अनलूपिंग कंडीशन में। तीसरी जो थी कंडीशन जिसमें हमने ARA-I साइट को म्यूटेट किया था उसमें जो हमारे पास डिके था उसको सिर्फ 10 मिनट लगे। 10 मिनट के बाद लूप्ड डीएनए अनलूप्ड डीएनए में चेंज हो गया। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अगर हम ARA-O2 साइट को या फिर ARA-I साइट को म्यूटेट कर देंगे तो हमारे पास जो लूपिंग है वो ग्रेटली वीक हो जाएगी। लूपिंग का प्रोसेस जैसे वाइल्ड टाइप कंडीशन में होता है वैसे नहीं हो सकेगा। अब यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि जो डीएनए की लूपिंग है उसके अंदर हमारे पास जो ARA-I साइट और ARA-O2 साइट की क्या इम्पोर्टेंस है या वो क्या रोल प्ले करती हैं जो हमारे पास लूपिंग बन रही है उसकी स्टेबिलिटी में। अब हमने देखना है कि जो अरेबिनोज है, हम जानते हैं कि जब अरेबिनोज प्रेजेंट होगी तो लूप नहीं बनेगा, लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा,
क्योंकि जब लूप ब्रेक होगा तो आरा बैड एक्टिव होगा, उसकी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए अरेबिनोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए वहाँ पर लूप नहीं बनता जब हमारे पास अरेबिनोज प्रेजेंट होती है। अब इस चीज़ का भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया दो साइंटिस्ट, वही वाले लोबल और शलीब ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लूप्ड मिनी सर्कल्स डीएनए के वो फ्रेगमेंट्स लिए जिनके अंदर लूपिंग हुई थी। अब उन लूप्ड डीएनए की उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने लगे, उसके अंदर उन्होंने क्या ऐड कर दिया, अरेबिनोज। अब अरेबिनोज क्या करता है, ये तो जो लूप्स हैं उनको रेजिस्ट करता है, लूप्ड डीएनए को अनलूप्ड डीएनए में चेंज कर देता है। अब जब आम हम करवाते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो उसके अंदर ये होता था कि जो हमारे पास लूप्ड डीएनए था उसका बैंड बन जाता था, ठीक है, बैंड बन जाता था, उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होती थी, वो इजीली जेल से मूव कर जाते थे। लेकिन जब उसने अरेबिनोज ऐड कर दिया तो लूप्ड डीएनए चेंज हो गया अनलूप्ड डीएनए में, और जो हमारे पास बैंड पहले बनता था वो डिसअपीयर हो गया, ठीक है। अब इसका अल्टरनेट उन्होंने एक और कंडीशन रखी जिसमें उन्होंने अरेबिनोज को कर दिया रिमूव। ये एक और एक्सपेरिमेंट में किया गया, जब अरेबिनोज को रिमूव किया तो हमारे पास दोबारा से क्या हुआ, अनलूप्ड डीएनए लूप्ड डीएनए में चेंज हो गया और हमारे पास बैंड दोबारा से अपीयर हो गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोबल एंड शलीव यूज्ड अरेबिनोज टू प्रिवेंट लूपिंग। अरेबिनोज को उन्होंने यूज़ किया लूपिंग के लिए। देन डाइल्यूट डीएनए इनटू बफर कंटेनिंग एक्सेस कंपिटिटर डीएनए। उन्होंने जो डीएनए था उसको एक बफर में रखा और उस बफर के अंदर दो कंडीशंस रखी, एक वो जिसमें अरेबिनोज प्रेजेंट था, दूसरा वो जिसमें अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था। द बफर विद अरेबिनोज, वो बफर जिसके अंदर अरेबिनोज मौजूद था, अब ये जाहिर बात है क्या करवाएगा, लूपिंग जो है उसको रेजिस्ट करेगा। इसने क्या किया, मेंटेन्ड दी ब्रोकन लूप, जो हमारे पास ब्रोकन लूप या फिर अनलूप्ड कंडीशन थी उसको मेंटेन रखा। बट बफर विदाउट अरेबिनोज, लेकिन वो बफर जिसके अंदर अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं था उसके अंदर लूप को क्या उसने किया, रिफॉर्म किया, लूपिंग को होने दिया। अब हमने देखना है, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया कि लूपिंग के अंदर आरा-सी प्रोटीन है जो कि दो साइड्स आरा-O2 और आरा-I जीन, इन दोनों पर आकर बाइंड होती है। अब लेकिन हमारे पास जो आरा-I है इसकी तो दो रीजन्स होते हैं, एक होता है I1 और एक होता है I2, दो रीजन्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास प्रोटीन आकर अटैच हुई है आरा-I जीन पर, वो आया के आरा-I के साथ अटैच होती है या फिर आरा-I2 के साथ। इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। Lobel and Shalev first showed by methylation interference that ARA-C contacts ARA-I but not ARA-I2। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि जो ARA-C है वो बाइंड करती है ARA-I रीजन पर, ARA-I2 रीजन पर बाइंड नहीं करती। ये प्रूफ उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने मिनी सर्कल डीएनए लिया, ठीक है, उसके अंदर मिथाइल डाल दिया, उसको मिथाइलेट कर दिया, मतलब जो डीएनए की बेसिस थी उनके साथ आकर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, ये होगी डीएनए की मिथाइलेशन। फिर उन्होंने आरा-सी ऐड करके डीएनए की करवा दी लूपिंग। फिर उन्होंने सेपरेट किया, जो लूप्ड डीएनए था उसको अनलूप्ड डीएनए से सेपरेट किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ था, मतलब जो जो मिथाइलेटेड साइट्स थी वहाँ से डीएनए को कर दिया ब्रेक, ठीक है। लूप्ड डीएनए और अनलूप्ड डीएनए के दो अलग अलग सैंपल लिए। लूप्ड डीएनए में भी इन्होंने यही काम किया कि मिथाइलेटेड साइट्स थी जहाँ पर, वहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेकेज कर दिया। और जो अनलूप्ड डीएनए था उसके अंदर भी जहाँ जहाँ पर मिथाइल ग्रुप आकर अटैच हुआ था वहाँ वहाँ पर उन्होंने क्या किया, डीएनए को ब्रेक किया, ये देखने के लिए कि डीएनए की किस साइट पर आकर मिथाइलेशन होती है और लूपिंग में वो क्या रोल प्ले करती है। अब जब डीएनए को ब्रेक करके लूपिंग और अनलूपिंग कंडीशन में चेक किया गया कि मिथाइलेशन कहाँ होती है, तो पता चला कि दो साइट्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर लूपिंग, वो वाली साइट्स जहाँ पर जो कि लूपिंग के लिए ज़रूरी हैं वो अनमिथाइलेटेड रहती हैं, उनके अंदर मिथाइल ग्रुप आकर अटैच नहीं होता लूप्ड डीएनए में। और जो अनलूप्ड डीएनए है उसमें क्या होता है कि वो वाली साइट्स क्या हो जाती हैं, मिथाइलेट हो जाती हैं। अब वो वाली साइट्स कौन सी थी, 2 ARA-I bases were heavily methylated in the unlooped DNA। अनलूप्ड कंडीशन में जो ARA-I बेसिस हैं वो क्या होती हैं, हैवीली मिथाइलेटेड हो जाती हैं ARA-I1 की, बट ओनली लाइटली मिथाइलेटेड इन दी लूप्ड डीएनए। लेकिन जब उसमें लूपिंग हो जाती है तो वो लाइटली मिथाइलेट होती हैं, ठीक है। इसके बरअक्स
नो ARA-I2 बेसिस शोड दिस बिहेवियर, जो ARA-I2 बेसिस हैं उन्होंने ये बिहेवियर शो नहीं किया। दस इट अपीयर्स दैट ARA-C डजंट कॉन्टैक्ट ARA-I2, इससे पता चला कि जो हमारे पास ARA-I2 साइट है वहाँ पर ARA-C आकर अटैच ही नहीं होता लूप्ड स्टेट में, ठीक है। लोबल एंड शिलीव कन्फर्म दिस कंक्लूजन बाय शोइंग दैट म्यूटेशन इन ARA-I2 हैव नो इफेक्ट ऑन ARA-C। अब जो हमारे पास दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने ये कंक्लूजन शो किया कि हमारे पास जो ARA-I2 है इसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो भी जाती है तो ARA-C की जो बाइंडिंग है उस पर कोई असर नहीं होता, बट हैव ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन बाइंडिंग इन दी अनलूप्ड स्टेट। लेकिन अनलूप्ड स्टेट में अगर हम ARA-I2 के अंदर कोई म्यूटेशन कोज करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो शो होगा। अब इसको हम डायग्राम में देखते हैं। अब आप ये डायग्राम देखें, ये हमारे पास है लूप्ड डीएनए की डायग्राम। ये हमारे पास है ARA-C प्रोटीन जो कि अटैच होती है ARA-O2 जीन पर, ARA-O2 साइड पर, और दूसरा ARA-I1 साइड पर, जबकि ARA-I2 के साथ ये अटैच नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि ARA-I2 का लूपिंग के अंदर कोई रोल नहीं है। लेकिन आप आगे देखें, जो हमारे पास अनलूप्ड कंडीशन है, यहाँ पर देखें जो हमारे पास ARA-C प्रोटीन है ये हो जाती है, इसकी शेप या फिर कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है अरेबिनोज की प्रेजेंट में। तो हमारे पास ये जो डाइमर है ये अटैच होता है I1 साइड पर और I2 साइड पर। यहाँ से ये पता चला कि अनलूप्ड कंडीशन में I2 साइट इम्पोर्टेंट है क्योंकि डाइमर अब यहाँ पर आकर अटैच होता है। लेकिन लूप्ड कंडीशन में क्या होता है कि I2 के साथ प्रोटीन का डाइमर अटैच नहीं होता, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि जो I1 साइट है या I2 साइट है, इन दोनों में से कौन सी जो साइट है वो लूपिंग के लिए ज़रूरी है और कौन सी ज़रूरी नहीं है। अब हमने सारी कंडीशंस में इतना तो देख लिया कि जो हमारे पास ARA-O1 साइट है वो ARA बैड की रिप्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती, वो कहीं भी हमने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जो ARA-I1 है ये ARA-C को ज़रूर रेगुलेट करता है, ठीक है। ARA-C हमारे पास ARA कंट्रोल प्रोटीन है जिसको प्रिपेयर करता है ARA-C जीन, ठीक है। अब द ARA-C जीन इज़ ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम PC, ये हमारे पास प्रोमोटर है, इन दी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ये हम डायग्राम से अभी देखते हैं कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोमोटर है ये ट्रांसक्राइब करेगा ARA-C जीन को। जैसे ही हमारे पास मीडियम में ARA-C जो है उसकी लेवल राइज होगा, ARA-C प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी, इट बाइंड्स टू ARA-O1, ये ARA-O1 के साथ जाकर अटैच हो जाएगी एंड इनहिबिट्स लेफ्टवर्ड ट्रांसक्रिप्शन, और हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, दस प्रिवेंटिंग एंड अकोमोलेशन ऑफ टू मच रिप्रेसर। अब जब उसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ARA-C भी नहीं बनेगी और ARA-C की अकोमोलेशन भी नहीं होगी। ARA-C आपको पता है ना रिप्रेसर के तौर पर काम करता है। दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म वेयर ए प्रोटीन कंट्रोल इट्स ओन सिंथेसिस इज़ कॉल्ड रेगुलेशन। अब ये मैकेनिज़्म या कोई भी मैकेनिज़्म जिसके अंदर एक सब्सटेंस या कह लें कि एक प्रोटीन है वो अपना कंट्रोल खुद कर रही है कि जब उसकी बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अकोमोलेट हो जाएगा तो वो जो उसकी ARA-O1 साइट है या फिर जो उसकी कोई भी ऑपरेटर साइट है वहाँ पर जाकर अटैच हो जाती है और उसकी सिंथेसिस को खुद ही स्टॉप कर देती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटो रेगुलेशन। अब इसी को हम डायग्राम में भी देखते हैं। अब ये है हमारे पास ARA-ओपिरोन का स्ट्रक्चर। इसमें आप देखें जो ARA-O1 है ये हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करवाता है ARA-C जीन की, ठीक है। और साथ ही इसके जो प्रोमोटर है ARA-PC ये भी इन्वॉल्व है इसके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में, ठीक है। अब जब हमारे पास ARA-C रेगुलेट हो जाएगा तो हमारे पास ARA-C प्रोटीन बनेगी। जब ARA-C प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी तो यही ARA-C प्रोटीन O1 के साथ अटैच हो जाएगी, ठीक है, और इसकी रेगुलेशन को क्या करेगी, इनहिबिट कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑटो रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट। सो गाइज डैट वाज ऑल अबाउट ARA-ओपिरोन और उसकी डिफरेंट कंडीशंस जिसमें अरेबिनोज प्रेजेंट है, अरेबिनोज प्रेजेंट नहीं है, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स से, स्ट्रक्चरल जीन्स थे, रेगुलेटरी जीन और उसके कंट्रोल साइट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक इंडिकेशन होती है कि हम अपना जो काम है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।